वैसे चोरी करना बहुत बड़े जुर्म की बात है। अगर कोई इंसान एक बार चोरी कर ले तो वह लालची बन जाता है और दोबारा चोरी करने की उसे आदत हो जाती है। ठीक वैसे ही मैंने अपने रसोई कक्ष से एक बार चोरी करने के बाद फिर से चोरी करने की योजना बनाई। क्या मैं इस योजना में सफल हो जाऊंगी? इसे देखने से पहले स्वागत है आपका मेरी इस क्राफ्टर जुवेरिया की हस्त कौशलशाला में। अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और पसंद करने वाली घंटी दबाओ। पिछले चलचित्र में गलत धूप की वजह से धुआं नहीं निकल पा रहा था, तो इस बार हमने आधुनिक सक्रिय बाजार से खरीदारी कर ली और 2 दिन बाद हमें धूप का ड्राफ्ट प्राप्त होता है। तो फटाक से ले आई चाकू और डिब्बे को धड़ाक से काट लिया। डिब्बे को खोला तो पोटली मिलती है, इसे खोलने के बाद दूसरी पोटली मिलती है और अंतिम रूप से हमें हमारी धूप मिल जाती है। पहली वाली धूप और यह धूप में भिन्नता यह है कि इस धूप में नीचे की ओर छिद्र है और छिद्र की वजह से धुआं नीचे की ओर से प्राप्त होता है। तो धूप को माचिस की सहायता से जगाकर इसे कूलर पर प्रस्थान करते हैं। धुआं तो इस तरह से बह रहा है जैसा कि एक झरना हो, कभी पत्थर पर बह रहा है तो कभी काल्पनिक घर पर बह रहा है। दूसरे दिन मैं चुपके से रसोई कक्ष से वनस्पति संकर्तन पट को उठा लेती हूँ और ले आती हूँ बाग की ओर। ऐसे ही कपड़े टांगने की खूंटी को भी लेती हूँ और उसे भी बाग में स्थापित कर देती हूँ। इस संकर्तन पट्टी की सीटी टूट चुकी है और इसका उपयोग दोबारा कभी नहीं होने वाला। तो अभी बादल घेरा होने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए हम बाग से निकलकर वापस रसोई कक्ष में आ जाते हैं। थोड़ा सा खनिज चूर्ण और उसके साथ सफेद रंग को मिलाते हैं और इस रसायन को संकर्तन पट पर प्रयोग करते हैं। रुई की सहायता से और टपाटप पद्धति से सारी रसायन को पट पर लगाते हैं। इस तरह रंगाई करने का फायदा यह है कि सतह को समतल करता है, आंतरिक दरार को भरता है और चिकनापन और आंतरिक चमक भी प्रदान करता है। रंगाई का काम खत्म होते ही मैंने पट को सूखने के लिए छोड़ दिया था। सूखने के बाद मैं ले आई थैली। पहले तो थैली के अंदर डाली हवा और थैली के मुख से इसे बंद करके एक खाली पोटली बना दी और अब मैं इस पोटली के संग रंगाई करूंगी। मेरा मतलब मैं आकृति बनाऊंगी। भला इस थैली से क्या आकृति बनेगी, यही सोच रहे हो ना? मैं भी यही सोच रही थी। तो चलो प्रयोग करके देख लेते हैं बनेगी या नहीं। इसलिए मैंने थैली के टोच पर पहले रंग लगाया और इसे संकर्तन पट पर पटकाया और जब पोटली को वापस उठाया तो एक सुंदर पुष्प की आकृति बन गई थी। ऐसे ही एक एक करके मैंने गुलाबी रंग से बहुत सारे पुष्प की आकृति बना दी। अब इस पुष्प के बीच में बीज आकृति के लिए पीले रंग की सहायता से पुष्प के अंदर रंगाई कर दी। इस थैली तकनीक से रंगाई का काम करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आकृति और चित्र का मेरे पास दूर दूर पर कोई ज्ञान नहीं है। अब ले आई हरा रंग, यानी प्रकृति का रंग। प्रकृति के रंग से मैंने पुष्प के नीचे की ओर डंडी बनाई, दोनों बाजू पर पान का आकार दिया और हमें मिल गया एक डंडी वाला पुष्प। अब तो प्रकृति का काल शुरू हो चुका है, यानी बारिश का मौसम। चारों तरफ हरियाली छा जाएगी और सभी जीव को गर्मी से राहत मिल जाएगी और हमारे मुरझे हुए पेड़ पौधे भी जीवंत हो जाएंगे। नए नए पुष्प खिलेंगे, ठीक वैसे जैसे इस पट पर हमने बनाया। आकृति और रंगाई का काम खत्म होते ही मैंने इस पट को कुछ देर अकेला छोड़ दिया सूखने के लिए। रंग तो पूरी तरह से सूख चुका है, किंतु इस पट का ऊपर का अंग टूटा हुआ है। इस टूटे हुए खुले अंग को छुपाने के लिए मैं सुंदर सी डोरी ले आई और डोरी संग एक मजबूत कागज का टुकड़ा भी। कागज के टुकड़े को 2 हिस्सों में विभाजित करके काट लिया और पट के टूटे हुए हिस्से के बीच खोस दिया। पहले डोरी की गांठ लगाई और डोरी को घुमर घुमर करके टूटे अंग को छुपा दिया। तो चलो आपके लिए आज का प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके उत्तर का मैं इंतजार करूंगी। तो चलो जल्दी से समीक्षा करें और बहुत सारे पुष्प बरसा दे। और अभी तक आपने पसंद करने वाली घंटी ना दबाई हो तो जल्दी से दबा दो। अब ये पट तो बहुत ही सुंदर बन चुका है, किंतु इसके ऊपर जल का थोड़ा सा भी कतरा गिरे तो सारी रंगाई खराब हो जाएगी। इसीलिए मैंने चमकाने वाले रसायन की सहायता से और पूरे पट पर पोछे की सहायता से पोछाई कर दी। पट को पीटने के लिए मैं लाई कांट के टुकड़े। कांट के टुकड़े को अतिरिक्त सरल बनाने के लिए खनिज चूर्ण वाली रंगाई की। रंगाई के बाद इस काट को सुखाया, फिर सूखने के बाद पीले रंग से रंगाई की। क्या आपको पता है, पीला रंग चमकीले रंग का प्रतीक है जो खुशी और सकारात्मक जीव पैदा करता है। पीले रंग कहीं पर भी उभर के आता है। यह बात आपको अच्छी लगी तो जल्दी से पीले पुष्प से समीक्षा कर दो। पीला रंग सूखने के बाद इस काठ के टुकड़े को पट पर प्रस्थान करने की बारी आ गई। लंबे वाले काठ को नीचे की ओर बिठाया और चौरस काठ को ऊपर की ओर बिठाया। इस काठ को पट पर स्थापित करने के लिए लोहे की काठों की सहाय ली और बन गया हमारा बहुत ही सुंदर दीवार सजावट का नमूना। इसे मैंने दीवार पर टांग दिया। अगर आप चाय को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो आप चाय के बर्तन से सजाओ, वरना आप जल संग्रहित बर्तन रखो। वैसे तो पुष्प के साथ पुष्प और गमले भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यदि आपके पास ऐसा पट होता तो आप क्या करते, जल्दी से समीक्षा करके बताओ। कपड़े टांगने की यह खूंटी को फेंकने की बजाय मैंने इसे उठाकर बाग में ले आई। पहले इसे ऊपर की ओर बीच से काटूंगी। काटने के लिए मैंने खराब चाकू को आग में तपाया ताकि लचकदार धातु आसानी से कट जाए।
ऊपर के डीटीए को काट लिया, फिर बीच से काटकर दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। खुट्टी पहले से ही काले रंग से रंगी थी, इसलिए मैं इसे रंगाई नहीं करूंगी बल्कि सफाई करूंगी। के बाद मैं ले आई खाली वर्ताकार डिब्बे, एक छोटा डिब्बा और बड़ा वाला डिब्बा। फिर एक बर्तन में सीमेंट का चूर्ण डाला, इसके साथ मिलाया थोड़ा सा जल, दोनों को आपस में मिलाकर एक समतल लेप बना लिया। पहले बड़े वाले खाली डिब्बों पर तेल लगाया, इसके बाद छोटे वाले डिब्बों पर तेल लगाया कि जब हम इसके अंदर वह लेप डालें तो यह लेप इस डिब्बे के साथ जुड़ न जाए। बड़े वाले डिब्बे के बीचों बीच छोटे डिब्बे को रख दिया और धीरे धीरे सीमेंट वाले लेप को प्रस्थान कर दिया। अब जिस खुट्टी को हमने काट कर रखा था, उस एक खुट्टी को दूसरी खुट्टी के साथ जोड़कर लेप के एक भाग में खोस दिया और उसी तरह दूसरे भाग में भी खोस दिया। फिर से थोड़ा सा थपथपाया ताकि लेप समतल हो जाए और एक दिन के लिए इस लेप को अकेला छोड़ दिया सूखने के लिए। दूसरे दिन यह लेप बहुत ही अच्छी तरह सूख चुका था, इसलिए पहले बड़े वाले डिब्बे को धीरे धीरे हिला हिलाकर निकाल दिया। तेल लगाने के कारण बहुत ही आसानी से उखेड़ दिया। अब बीच वाला जो डिब्बा था उसके ऊपर लगी सीमेंट को हटाना थोड़ा मुश्किल हो गया। बाहर की ओर ज्यादा गहराई के कारण मुझे हथियार से लेप को हटाना पड़ा। अंतिम रूप से छोटे डिब्बे को भी प्रच्युत किया। अब यह एक बहुत ही सुंदर चारपाई वाला गमला बन चुका है। तो मैंने पहले सूखी सीमेंट को हटाया और इसके ऊपर जल से तरबतर पोछे से भिगोया ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए। इसके बाद मैंने वही खनिज चूर्ण वाला सफेद रंग लिया और पूरे गमले पर रंगाई कर दी। क्या आपके पास इस तरह के कपड़े टांगने की खूटियां होती तो आप क्या करते? या फिर किसी जुगाड़ के लिए रख देते या फिर फेंक देते? आपके उत्तर का मैं इंतजार करूंगी। गमले की चारों ओर सफेद रंगाई की, किंतु बीच वाले खाली भाग को छोड़ के इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। अच्छी तरह सूखने के बाद मैं ले आई पीला रंग। पिछड़े की सहायता से मैंने अर्धवर्ताकार चार आकृति बनाई, तो यह एक सुंदर चार पंख वाला गोला बन गया। ऐसे ही मैंने चार पंख वाले बहुत सारे गोले बना दिए, किंतु मेरे मन को शांति ना मिलने की वजह से मैंने लाल रंग का डिब्बा लिया और गोले के बीच में भर दिया, तो मुझे यह बहुत ही सुंदर दिखने लगा। ऐसे ही करके मैंने सारे गोले भर दिए। लाल रंग भरने के बाद ये चार पंख वाला गोला एक पुष्प का रूप बन गया। बहुत ही सुंदर दिखने वाले यह पुष्प को और सुंदर बनाने के लिए मैं ले आई हरा रंग, और हरे रंग से मैंने डंडी और पान आकृति बनाई। यह आकृति तो सिर्फ प्रयोग करने के लिए की थी, मुझे क्या पता था यह आकृति एक डंडी वाले पुष्प के रूप में मिलेगी। मेरे हृदय तो धन्य हो गए और खुशी के मारे मैंने पूरे गमले पर पुष्प बरसा दिए। इसके बाद गमले के ऊपर की टोच को केसर रंग से रंग दिया और सूखने के बाद थोड़ी थोड़ी खाद युक्त मिट्टी डाली। वैसे तो इस प्रकृति के मौसम में मिट्टी की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। इसके बाद मिट्टी के अंदर जल्दी पुष्प देने वाले छोटे छोटे पौधों को बो दिया। थोड़े सफेद और थोड़े गुलाबी पुष्प वाली टहनियां लगाई और एक खूबसूरत गमला बना दिया। किसने सोचा था कपड़े टांगने की यह खूंटी मेरी बाकी सुंदरता बढ़ाएगी। तो आप भी पौधों को उगाए, प्रकृति का आनंद ले। तो मिलती हूँ जल्दी नए चलचित्रण के साथ, तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो।